चलिए स्टार्ट करते हैं यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन। जैसा आपने पिछली क्लास में देखा है, हम 26 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं 27 से। तो 27 क्वेश्चन में दिया गया है कि 12.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कितने समय में? 1 सेकंड में। तो आपको बताना है करंट कितनी होगी मिली एम्पेयर में। आपको करंट बतानी है कि मिली एम्पेयर में कितनी होगी। आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और टाइम दिया गया है। तो ध्यान से सुनना, हमें करना किस प्रकार है। आई के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आप सब जानते हैं कि अगर चार्ज को डिवाइड कर दिया जाए टाइम से तो निकल कर के आता है करंट। आपने परिभाषा भी सुनी होगी कि चार्ज का मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अगर हम चार्ज को डिवाइड कर दें किससे? टाइम से, तो क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। अब टाइम तो मेरे पास दिया गया है कितना? 1 सेकंड। टाइम तो मेरे पास है, अगर मैं क्यों निकाल लूँ तो आप बताओगे मेरे पास करंट आ जाएगी। क्यों निकालने का मेरे पास तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं एक क्यों बराबर सूत्र होता है क्यों बराबर एन इंटू ई। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज होता है। मेरे पास जो प्रश्न दिया गया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है? एन बराबर कितना दिया गया है? 12.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई मुझे करना है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की संख्या से। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻19। ठीक है, एन मेरे पास ये दिए गए थे, मुझे चार्ज निकालना था। यहाँ से मुझे चार्ज निकालना था। चार्ज मैं निकालूंगा यहाँ से। क्यों बराबर 12.25 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो रखा है। ये 12.25 10⁻16 जो मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है मैंने वो रखी है। अब आगे देखो, जब मैं 12.25 1.6 की आपस में गुणा करूँगा तो यहाँ आने वाला है 19.6। और जब इन दोनों को मैं पावरों को आपस में देखूंगा तो 19 है माइनस के, ये प्लस के 16 है, तो ये बचेंगे 10⁻³ ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास? चार्ज आ गया। अब मुझे पता है करंट आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। अगर टी से डिवाइड कर दूँ मैं इस चार्ज को, जो मेरे पास चार्ज आया था कितना? 19.6 गुणा 10⁻³ और इसे डिवाइड कर दूँ किससे? मैं टाइम से। अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूँ, टाइम कितना है? 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आया? 19.6 गुणा 10⁻³ अब ध्यान से सुनना। अब करंट उसने पूछी किस में थी? मिली एम्पेयर में। अब मिली एम्पेयर में यानी मेरे पास 10⁻³ दिया है, तो इसका मतलब ही क्या है कि 19.6 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता कहीं 19.6 गुणा 10⁻⁻6 तो इसमें क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास? 19.6 माइक्रो एम्पेयर। अगर कहीं लिखा होता 10 गुणा 10⁻⁹ तो मैं इसको क्या कहता? नैनो एम्पेयर। 10 गुणा 10 नैनो एम्पेयर। ठीक है, तो हमें माइक्रो में मिली में निकाल ली, तो मिली में आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्यों बराबर क्या होता है? एक तो आई इंटू टी होता है। क्यों बराबर क्या होता है? एक आई इंटू टी होता है। एक क्यों बराबर होता है एन इंटू ई भी होता है। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। यहीं से हमने आई बराबर क्या लिखा था? क्यों अपॉन टी लिखा था। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे कि एन बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ई होता है। और ई आप सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज होता है। ठीक है, आगे एक चालक गोले के भीतर 28% है। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है? यानी मेरे पास एक स्फीयर है और ये कैसा है? कंडक्टिंग है। ये कैसा है? कंडक्टिंग। प्रश्न पूछा है कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? अंदर पूछा है, इनसाइड। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे होगी? हमें ध्यान से सुनना। एक तो हमारे पास फ्लक्स पूछा है, एक इंटेंसिटी पूछी है, एक हमारे से इंटेंसिटी पूछी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। एक इंटेंसिटी पूछी है, एक स्फीयर है और वो कैसा है? कंडक्टिंग है। तो फ्लक्स कैसा और इंटेंसिटी कैसी है? दोनों कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? जीरो।
जब आपसे पूछा जाए चार्ज कैसा होता है तो आप बताओगे चार्ज कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी कि चार्ज समान होता है। इन साइड में चार्ज कैसा होता है, समान होता है। चार्ज कैसा होता है, समान होता है। जब आपसे पूछा जाए करंट क्या होती है इनसाइड में, तो आप बताओगे करंट भी क्या होती है, जीरो। करंट कैसी होती है, जीरो। जब चार्ज समान होता है तो आप बताओगे वोल्टेज कैसा होता है, आप बताओगे वोल्टेज भी कैसा होता है, इक्वल होता है। वोल्टेज भी कैसा होता है, इक्वल। यानी चार्ज इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, फ्लक्स जीरो होता है, करंट जीरो होती है, और इंटेंसिटी भी कैसी होती है, जीरो होती है। स्फीयर के अंदर अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कैसा होता है, बराबर होता है हर जगह। वोल्टेज भी कैसा होता है, हर जगह बराबर होता है। और वोल्टेज निकालने के लिए हम यहाँ सूत्र लगाते हैं, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। ठीक है, इस इनसाइड में हम यहाँ देख रहे हैं अंदर की तरफ एक गोले के अंदर फ्लक्स जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, इंटेंसिटी जीरो होती है, इक्वल होते हैं चार्ज और वोल्टेज। सब जगह वोल्टेज आपको और करंट कैसी मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 29, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न होती है। तो आप बताओगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थैतिक बिजली जो उत्पन्न होती है वो घर्षण और प्रेरण के कारण होती है। किसके कारण, घर्षण और प्रेरण के कारण। आपसे एक प्रश्न और जो पूछा जाता है कि जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो आप बताओगे विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों देखने को मिलते हैं। आपसे इतना ही प्रश्न आएगा, जैसे हम किसी कपड़े को आप हाथ से रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार का चार्ज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अपने हाथ से हम बालों को रगड़ते हैं तो हम देखते हैं तो उसमें भी क्या आता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक चार्ज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इतना कुछ नहीं, आपसे पूछेगा कैसे उत्पन्न होती है तो आप बताओगे फ्रिक्शन और इंडक्शन के कारण। कौन कौन से प्रभाव होते हैं, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ओम के नियम का सही रूप बताना आपके, ओम के नियम का सही रूप। तो ओम का नियम आप सब जानते हो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखना एक और, ऑप्शन में कैसे समझाया गया, कैसे बताया गया। ऑप्शन क्या कहते हैं कि आई बराबर वी इंटू आर। आई बराबर क्या होता है, वी इंटू आर नहीं होता, वी समानुपाती आई, यानी आगे देखेंगे वी बराबर आई इंटू आर सही है, या डी दे रखा है कि वी समानुपाती आई या वी बराबर आई इंटू आर। सब जानते हैं तो कितना होता है, वी बराबर होता है आई इंटू आर होता है, या एक ऑप्शन दिया है, एक बी ऑप्शन दिया है वी समानुपाती आई होता है। तो सभी जानते हैं होता क्या है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। एक प्रश्न आता है कि जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आर ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। कब टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना। जब मैं अक्ष लूँ तो ये मैंने दो एक्सिस लिए हैं, ठीक है। अगर इस एक्सिस पर मैं वोल्टेज को रखूँगा और इस पर मैं क्या रखूँगा, करंट को रखूँगा, तब ये टेन थीटा को रखेगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और तो यहाँ से मैं बताऊँगा कि यहाँ से ये जो थीटा कोण बनेगा, ठीक है, थीटा जो एंगल बनेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टेन थीटा को। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आर है वो होगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या होगा, वी अपॉन आर। ये क्या होगा, वी अपॉन आर। ठीक है, देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, लंब बटे आधार। तो लंब मेरे पास क्या है, वोल्टेज, आधार मेरे पास क्या है, करंट। जब आप वोल्टेज को यहाँ मानोगे और करंट को यहाँ मानोगे तभी आप आर बराबर टेन थीटा और वी अपॉन आई। आपसे पूछता है रेजिस्टेंस, है ना, चार ऑप्शन देगा, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, कोस थीटा को, तो आप बताओगे किसको, टेन थीटा को, या वी अपॉन आई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आप बताओगे कि ओम का नियम लीनियरिटी के लिए होता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, दाब कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये नॉन जो ओमिक होते हैं कंडक्टर उनके लिए लागू नहीं होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, वैक्यूम ट्यूब है, इन सब के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, वी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। आगे दिया है 31, एक पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है, द नॉर्मल रेसिस्टेंस ऑफ ए पिलॉट वायर। अब ये प्रश्न यहाँ दिया गया है, ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है।
है ना। जब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल रिले के बारे में, जब हम पढ़ते हैं सीटी और पीटी के बारे में, तब वहाँ पिलोट वायर का यूज होता है उनको कनेक्शन को, यानी हमारे पास जो करंट ट्रांसफार्मर है, डिफरेंशियल रिले है, उनके जो कनेक्शन हम करते हैं, जिस वायर से करते हैं, जिस वायर से करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पायलट वायर बोलते हैं। तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो लगभग 500 ओम से क्या होता है, कम होता है, यानी कम से कम ही आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे 500 ओम से अधिक नहीं कह सकते हम, 1500 ओम से ज़्यादा नहीं कह सकते, 500 ओम से कम, और 1500 ओम से कम। आपको बुकों में 1000 ओम से कम भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ दिया है 500 ओम से कम। ठीक है, ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन इसने यहाँ उठा कर रखा दिया है। परिशुद्ध प्रतिरोध होता है द प्रिसीजन रेसिस्टेंस आर, यानी 32% दिया गया है कि परिशुद्ध प्रतिरोध होता है, यानी परिशुद्ध या प्रिसीजन हम कहेंगे जिसका टॉलरेंस कम से कम हो। जैसे हम लेते हैं कि जो हमारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड का हम टॉलरेंस लेते हैं कितना, 5%। ठीक है, चांदी का हम लेते हैं कितना, 10%, अन्य का लेते हैं 20%, यानी 20% की कमी और ज़्यादा कमी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी मेरे पास 100 है तो 120 भी मान हो सकता है उसका, और 80 भी हो सकता है। मेरे पास 10 है तो कितना हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा बताना है, एक ऐसा परिशुद्ध बताना है प्रतिरोध इन 4 ऑप्शन में से जिनमें बहुत ही कम टॉलरेंस हो। इनका टॉलरेंस लगभग 0.005% के आसपास देखने को मिलता है। तो ये जो वायर बाउंड रेसिस्टेंस होते हैं जो हमारी लैबों में यूज होते हैं, ये कैसे होते हैं, परिशुद्ध प्रतिरोध होते हैं। कैसे होते हैं, प्रिसीजन रेसिस्टेंस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, कार्बन रेसिस्टेंस अलग मिलेगा आपको, नेगेटिव ताप गुणांक का प्रतिरोध ये अलग दिया है। ठीक है, धनात्मक ताप प्रतिरोध का प्रतिरोध, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो वायर बाउंड रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, एक प्रिसीजन रेसिस्टर होता है। ठीक है, इनकी पावर रेटिंग कैसी होती है, आप बताओगे अधिक, लेकिन प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। आपसे पूछा जाएगा आप ये बताओ जो वायर बाउंड रेसिस्टेंस होते हैं इनकी पावर रेटिंग कैसी होती है, पावर रेटिंग कैसी होती है। तो आप बताओगे पावर रेटिंग तो कैसी होती है, पावर रेटिंग तो इनकी अधिक होती है, लेकिन जो इनका रेसिस्टेंस का मान होता है, ये रेसिस्टर जो है इनका जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, ओके, इतना कुछ नहीं है इस प्रश्न में। आपको ये याद रखना है कि जो प्रिसीजन रेसिस्टर होता है मेरे पास वो कैसा होता है, वायर बाउंड रेसिस्टर होता है जिसका टॉलरेंस कैसे देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। आगे 33 में कहा गया है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करना है इन कूलम हैज़ द चार्ज ऑफ फ्लो मैनी इलेक्ट्रॉन। कूलम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी हमें आवेश के बराबर निकालना है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे भी अभी समझाया था कि वहाँ मैंने कहा था कि हम जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो उसे फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्यों बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। ठीक है, या में प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जब एक कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। प्रश्न में कहने का ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्यू का मान कितना है मेरे पास 1, एन मुझे निकालना है इंटू ई। ठीक है, ई का मान आप सबको पता है, मैंने पीछे भी अभी आपको बताया था कि 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से n बराबर रखूँ तो मैं बताऊँगा यहाँ से 1.6 नीचे आ जाएगा और 10 की पावर -19। ये तो समझ में आ रहा होगा, यानी इसके नीचे ले आया मैं। अगर इसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा और 1 से डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, 18, तो n की संख्या हो जाएगी इतनी। ठीक है, वो पूछ ही रहा है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। ध्यान से सुनना एक बात, देखो जैसे ये आगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, अब यहाँ पावर में भी क्या करेगा, चेंज करा, आगे प्रश्न आएगा पावर को यहाँ से दशमलव हटाएगा इधर की तरफ। अगर दशमलव इधर की तरफ चलेगा तो पावर बढ़ जाएंगी, दशमलव इधर की तरफ चलेगा तो पावर घट जाएंगी। और वो आपको कैसे भी दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ इसने दिया है 6.25
242 आप 25 लिख लेना, आप चाहे ये लिख लेना। अगर वो दशमलव यहाँ लगा दे, दशमलव से यानी हम इधर को चले तो पावर हमारी बढ़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 25 गुना 10 की पावर 19। ठीक है, इधर को चलेगा तो पावर घट जाएंगी। पावर का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पावर का आपको ध्यान रखना। और एक बात मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जहां आपको याद रखना है कि मेरे पास अगर 1 कूलम्ब का चार्ज है 1 सेकंड तक फ्लो होता है। ठीक है, 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो होता है। ठीक है, तो उसमें n की संख्या बतानी है, तो आपको ये याद ही रखना है 6.25 गुणा 10 की पावर 18, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं इस बुक में जो इसी पॉइंट यानी इसी लाइन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 में कहा गया है इनमें से कौन ओम के नियम में नहीं है। इनमें से कौन क्या ओम के नियम में नहीं है। निर्वात ट्यूब, सुचालक, डीसी सर्किट, उच्च वोल्टेज सर्किट। देखो ध्यान से सुनना, निर्वात ट्यूब तो मैंने बताया था ये लीनियरिटी के लिए है ना वर्क करता है। तो ये कैसा होता है, निर्वात ट्यूब नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर। और इसके साथ साथ ये कैसी होती है, निर्वात ट्यूब जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब होती है एक्टिव डिवाइस है। ये कैसी है, एक्टिव डिवाइस। दोनों प्रश्न पूछता है तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब जो है मेरे पास वो नॉन लीनियर के साथ साथ कैसी है, एक्टिव डिवाइस है। कैसी है, एक्टिव डिवाइस। अब सुचालक तो कंडक्टर के लिए तो यूज करते हैं, डीसी सर्किट में तो लगाते हैं, हाई वोल्टेज सर्किट में लगाते हैं। चारों ऑप्शन में से आपको अलग दिख रहा है कि जो मेरे पास वैक्यूम ट्यूब है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है और केवल मैं ये कहूँगा ये लीनियर डिवाइस के लिए वर्क करता है, ओम्स लॉ। और एक्टिव डिवाइस है मेरे पास क्या, वैक्यूम ट्यूब। पेपर में आता है वैक्यूम ट्यूब क्या है कि एक्टिव डिवाइस है और नॉन लीनियर भी है। ठीक है, कंडक्टर कैसा होता है, लीनियर होता है। कंडक्टर कैसा होता है, लीनियर। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, स्वैम्पिंग प्रतिरोध किस पदार्थ से बना होता है। तो स्वैम्पिंग प्रतिरोध आपको बताना है किस पदार्थ से बना होता है। तो जब आप मेजरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज होता है। जब हम बात करते हैं किसकी, एमीटर की। जब हम बात करते हैं किसकी, एमीटर की, तो एमीटर में स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस को लगाया जाता है जिसकी वैल्यू 20 से 30 गुना होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, 20 से 30 गुना होती है। लेकिन प्रश्न में यहाँ जो प्रश्न दिया गया इस प्रश्न को पूछने का मतलब ये है कि बना किससे होता। तो ये मैग्नीन और तांबे की क्या होता है, मिश्र धातु होती है। मैग्नीन और तांबे की क्या होती है, मिश्र धातु। स्वैम्पिंग प्रतिरोध किस पदार्थ से बना था, कुछ पॉइंट और समझ लें। स्वैम्पिंग जो रेसिस्टेंस है इसके अंदर जो एरर होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, या हम कहेंगे इसका जो ताप गुणांक है, जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैग्नीन और तांबे का है तो तांबा लगभग इसमें कॉपर कितने परसेंट होता है ये आपसे पूछता है। कॉपर इसमें होता है 84% के आसपास। और आपसे मैग्नीन पूछेगा तो ये कितने परसेंट होता है, तो आप बताओगे लगभग 12% होता है। और निकिल इसमें कितने परसेंट होता है, निकिल इसमें होता है लगभग 4%। निकिल इसमें कितना होता है, 4%। इन सब का क्या होता है, योग होता है क्या, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। लगभग ये होता है, यानी मैग्नीन भी मिलता है इसमें, तांबा भी मिलता है। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि ये एरर कैसा दे, कम दे। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आपसे पूछेगा कॉपर और मैग्नीन की क्या है, एक मिश्र धातु है। थोड़ा सा इसमें निकिल भी मिलाया जाता है, इसकी कठोरता लाने के, हार्डनेस लाने के लिए निकिल इसमें मिलाया जाता है। ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक संचरण के लिए, ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक संचरण के लिए, देखो अगर यहाँ करंट है और यहाँ करंट है, करंट का फ्लो तब होगा जब दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 9 है तो ये 10 है, तो करंट का फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही तापमान की बात करते हैं, अगर दोनों जगह तापमान समान है तो तापमान का फ्लो नहीं होगा। अगर तापमान यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कैसे जाएगा, कम की तरफ। और जब दोनों आपस में समान हो जाएंगे तो तापमान भी कैसा हो जाएगा, यानी तापमान का फ्लो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो तापमान के फ्लो होने के लिए ज़रूरी है दोनों का तापमान कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, तापमान का फ्लो होगा। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों वस्तुओं के तापमान अलग होना चाहिए तभी क्या होगा, फ्लो होगा।
शीशे की प्रतिरोधकता क्या है? डायरेक्ट पूछता है यूपीपीसीएल ऐसे ही प्रश्न कि शीशे की आपसे प्रतिरोधकता पूछेगा, किसी भी मेटल को उठा लेगा उसकी प्रतिरोधकता पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं 50, 25, सॉरी, प्रश्न था हमारे पास 37 हमें देखना है। 37 प्रश्न में दिया गया है, ये दे हाँ। तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है लगभग होती है 20, जो सी ऑप्शन है 20 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोधकता को हम किस में मापते हैं? रेसिस्टिविटी को ओम मीटर में। ठीक है, अब ऐसे और अन्य पदार्थ की भी आपसे पूछ सकता है, जैसे तांबे की पूछता है तो तांबे की कितनी होती है? 1.68 गुणा 10⁻⁸। ठीक है, चांदी की पूछता है तो 1.59 गुणा 10⁻⁸। हाँ, चांदी की भी इतनी होती है, कम होती है इससे। अगर कभी आपसे एलुमिनियम की पूछ गए तो 2.82 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो क्या की बताइए, मैंने आपको शीशे की तो पता है, आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया है तांबे की, कॉपर की, ठीक है, और मैंने आपको बताया है चांदी की, बहुत पूछता है पेपर में, सिल्वर की, और आपसे पूछेगा किसकी? एलुमिनियम की। ये है एलुमिनियम की, ये आपको याद रखनी है। चारों आप याद कर लेना। चांदी की, सोने की भी पूछता है कभी कभी, सोने की याद करना चाहो 244 10⁻⁸, कुछ भी याद मत करना, ये तीन तो आपको याद ही करनी है।